Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. और आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही होगी। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था पाकिस्तान अफेयर, और पाकिस्तान अफेयर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो एजुकेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है इन द सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब एजुकेशनल मूवमेंट में सबसे पहले बच्चे आती हैं अलीगढ़ मूवमेंट जो चलाई थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। उसके बाद आती हैं दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट एंड मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, नदवतुल उलमा सिंध मदरसा कराची, इस्लामिया कॉलेज पेशावर एंड अंजुमन हिमायत इस्लाम। ठीक है। ये 7 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जिनको एजुकेशन मूवमेंट के नाम से याद किया जाता है। जो एजुकेशन के पर्पस में सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों में जो एजुकेशन थी उसको फुलफिल करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बिल्ड किए गए थे, जिनको हमने वन बाय वन देखना है। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट का आपको पता है सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो उन्होंने ये चलाई थी अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, अलीगढ़ मूवमेंट को देखने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हम देख लें। उनमें पहले नंबर पर गए कि जो सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। इन्होंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन थी वो अपने मैटरनल ग्रैंड फादर से हासिल की, और फिर 18 सॉरी यहाँ पे 1938 लिखा गया बेटा, ये इट इज़ 1838। ठीक है। इट इज़ 1838 नॉट 1938। ओके। 1838 में इन्होंने क्लैरिकल जॉब स्टार्ट की। उसके बाद 1848 के अंदर ये सब जज लग गए एट फतेहपुर सिकरी के मुकाम पे। ठीक है। लेकिन जल्दी ही ये 1846 के अंदर जो है ये चीफ जज हो गए, और 1856 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट आप लोग मेंशन कर लीजिए कि 1856 के अंदर इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब हम आएंगे अलीगढ़ मूवमेंट पे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे कि उस वक़्त की सिचुएशन क्या थी। पहली बात ये थी कि डाउनफॉल ऑफ उर्दू। ठीक है। उर्दू का डाउनफॉल चल रहा था, आपको पता है 1862 के अंदर, और 60 की दहाई के अंदर जो था हिंदी उसको जो है वो करने की, नेशनल लैंग्वेज बनाने की और उसकी प्रोटेक्शन के लिए और प्रोग्रेस के लिए एफर्ट्स जारी रही थी, और उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी चली थी। फिर इंग्लिश जो थी, चूँकि जो ब्रिटिश थे वो उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट में अपने जो है अपना गवर्नमेंट सेट कर चुके थे और अपने अपनी जो वो रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट को। तो उस वक़्त उनकी जो चूँकि लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो इंग्लिश ने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया था। पर्शियन उस वक़्त बहुत ज़्यादा बोली जाती थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है। ओके। उसके बाद पॉलिटिकल ब्रेकडाउन आ चुका था। मुस्लिम जो थे वो उनका नामो निशान नहीं था पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ब्रिटिश मुस्लिम टसल चल रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि जो ब्रिटिश थे वो ये समझते थे कि मुस्लिम जो हैं वो जो म्यूटनी हुई थी 1857 के अंदर, उसकी जो रीज़न है वो मुस्लिम्स हैं, नॉट हिंदूज़ है। क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा चालाक था डे वन से, उसने जो ब्रिटिश थे उसके दिमाग में ये चीज़ भर दी थी कि मुस्लिम्स ने ये म्यूटनी की है, हिंदुओं ने नहीं की। जबकि रियलिटी ये थी कि वो हिंदुओं ने की थी, मुस्लिम्स ने नहीं की थी। तो इस वजह से ब्रिटिश मुस्लिम टसल चल रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ थी। तीसरे नंबर पर एजुकेशनल क्राइसिस था। मुस्लिम्स बहुत लो थे एजुकेशन में, बहुत ज़्यादा लो थे एजुकेशन में, और एजुकेशन में वो लो थे तो फिर वो पॉलिटिक्स में कैसे जा सकते थे, अपने राइट के लिए आवाज़ कैसे उठा सकते थे। टोटल जो मुस्लिम ग्लोरी है वो टोटल की टोटल जो है वो लॉस्टेड दिखाई दे रही थी, क्योंकि हिंदुओं की जो थी वो डोमिनेंसी थी। हिंदुओं की डोमिनेंसी हो रही थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की जो टिल्ट थी वो हिंदुओं की तरफ थी, मुस्लिम्स को वो माइनॉरिटी समझते थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, ख़त्म हो गया था, एजुकेशनल जो है वो प्रोग्रेस डेवलपमेंट थे नहीं, ऊपर से ब्रिटिश के और के बीच में टसल चल रही थी, और जो अपनी जो लैंग्वेज है वो भी खो चुके थे। तो मुस्लिम्स का फ्यूचर क्या होगा आप खुद देख लो, उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी मुस्लिम्स की। तो फिर इस सूरत में जो है वो अल्लाह ताला ने एक लीडर पैदा किया, दैट इज़ सर सैयद अहमद ख़ान, जिसने ये बेड़ा उठाया कि मुस्लिम्स की अपलिफ्ट की जाए, क्योंकि अपलिफ्ट किए बगैर कोई चारा नहीं है। सो इसने डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनमें स्टेप्स लिए। फर्स्ट वन पॉलिटिकल स्टेप्स,
सॉरी जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के अंदर उन्होंने पहले इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस की, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए। कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए बेटा? ये पहला उसने स्कूल बनाया बनाया जो है वो मुरादाबाद के अंदर, ये 1859 के अंदर बनाया था, ठीक है, मुरादाबाद के अंदर स्कूल बनाया। फिर गाजीपुर के अंदर ये स्कूल बनाया। ये जो बेटा गाजीपुर के अंदर स्कूल बनाया था, मैंने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की, बट आप लोग लिख लीजिए 1863 के अंदर, क्योंकि ये जीके के अंदर एग्जामिनर पूछता है। वो पीएमएस के जीके के अंदर भी पूछ सकता है, और वो जो पीएमएस का पहला कंपल्सरी क्वेश्चन आता है पाकिस्तान अफेयर का, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, वो उसमें भी पूछ सकता है। तो इसीलिए ये डेट्स आप लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन में डेट्स ऐड की हैं। तो जो गाजीपुर के मुकाम पे बनाया था वो 1863 के अंदर बनाया था, आप लोग लिख लिए। फिर गाजीपुर के अंदर ये एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक सोसाइटी थी, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो भी इंग्लिश वर्क आता था, इंग्लिश लिटरेचर होता था, ठीक है, वो उसको पर्शियन के अंदर क्या करते थे, वो ट्रांसलेट करते थे उर्दू और पर्शियन के अंदर, बिकॉज उर्दू और पर्शियन जो मुस्लिम थे वो इजीली रीड कर सकते थे, बट इंग्लिश चूंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, तो इस वजह से इंग्लिश को रीड करना और समझना उनके लिए डिफिकल्ट था। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने ये गाजीपुर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसके अंदर जितना भी जो इंग्लिश वर्क होता था उसको ट्रांसलेट किया जाता था उर्दू के अंदर। फिर एक अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट भी इसी प्लेटफॉर्म से, जो है साइंटिफिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जारी किया गया, जिसका जो जो जहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों में जर्नल्स लिखे जाते थे, यानी इंग्लिश में एक जर्नल छपता था, उसका उर्दू में जो है वो तर्जमा चलता था, ठीक है। फिर जो है वो 18 फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो था सर सैयद अहमद खान 1869 के अंदर इंग्लैंड चला गया। अब सर सैयद अहमद खान क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि जो एक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड लेवल का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो करे, यहाँ पे एस्टैब्लिश करे, और मुसलमान उसी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी लेवल पे आके एजुकेशन हासिल करें, और उसके लिए ये सारी एफर्ट जो है वो कर रहा था, ठीक है। जब वापस आया, वापस आकर 1870 के अंदर जो है अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद, ये नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी अंजुमन, एक ऐसी एसोसिएशन बनाई गई थी, एक इदारा कायम किया गया था, जिसका मकसद जो था वो डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी थी, जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे उनकी, ठीक है, फ्रॉम एवरी काइंड, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एवरी पर्सपेक्टिव से उनको अपलिफ्ट करना था। उसके बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको MAO कॉलेज भी बोला जाता है, 1877 में ये बनाया। ये पहले जो था वो 1874 में ये स्कूल बना, फिर 77 में इसको कॉलेज का दर्जा मिल गया, और 1920 के अंदर इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। सर सैयद अहमद खान की जब डेथ हुई थी 1893 के अंदर, तो उसके बाद जो है वो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। तो ये भी आप लोग राइट डाउन कर लो। उसके बाद मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की गई थी 1886 के अंदर, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी बच्चे, उनका क्या मकसद था? उनका मकसद था कि उसने डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स यूज करने हैं फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि जो जो सोसाइटी है, मुस्लिम्स पर्टिकुलर हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था। कलेक्ट करके फिर उसी के हिसाब से उन टेक्निक्स और डिवाइसेस को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट वर्क अरेंज करना था, ठीक है। और इसको जो रन करे थे वो नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क और शिबली नमानी और अल्ताफ हुसैन हाली, ये जो थे, ये जो लीडर्स थे, ये इस चीज़ को रन कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो थी इसके थे इसके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सी। अब जो अलीगढ़ मूवमेंट है बच्चे, उसके कुछ और अनदर स्टेप भी थे, वो भी हम लोग देखते हैं। अब वो जो लास्ट थे वो थे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो की थी। अब पॉलिटिकल कुछ स्टेप्स लिए थे सर सैयद अहमद खान ने। उसमें पहले नंबर ये थी अलॉफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो मुस्लिम्स को कभी ये नहीं चाहता था, जब स्टार्ट में कांग्रेस बनी थी 1885 के अंदर, तो उस वक्त बहुत सारे मेजोरिटी मुस्लिम्स चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, लेकिन उस वक्त चूंकि लीडर सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान को पता था कि मुस्लिम्स कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट एजुकेशन। पॉलिटिक्स में आना जो है वो जो एक बहुत बड़ा एरर होगा, बहुत बड़ा फॉल्ट होगा। तो मुस्लिम्स के बजाय इसके कि वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें और कठपुतली बने हिंदुओं और ब्रिटिश के हाथों में, उनको चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन पर फोकस करें, अवेयरनेस हासिल करें, और उसके बाद अपने राइट्स के लिए खुद अपनी वॉइस रेज करें। और वो कांग्रेस से भी अलॉफनेस चाहते थे। उसके बाद इसने जो है वो रसाला बगावत हिंद लिखा।
अब जो रिसाला बगावत हिंद लिखा था उसमें आपको नाम से ही पता चल गया होगा बच्चे कि रिसाला बगावत हिंद का मतलब ये था कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने जो बगावत की है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो मुस्लिम्स नहीं हैं, दैट आर जो वो हिंदू हैं। और मुस्लिम्स जो है उनको उनको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है बिफोर ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के तो ये सारे जो असबाब थे उस म्यूटनी के, वो रिसाला बगावत हिंद के अंदर मेंशन किए थे, जो कि एक बहुत बड़ा वर्क था। और उसमें जो मिस मैनेजमेंट ऑफ इंडियन आर्मी की थी उनको मेंशन किया था। और जो इंडियन को जो है वो फोर्सिबली कन्वर्जन किया जा रहा था इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो भी लिखा था। और जो मुस्लिम्स को फोर्सिबली हिंदुइज्म के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था वो भी लिखा। और जितने भी इल एडवाइस मैयर्स थे गवर्नमेंट के या जो भी वट वो सारे इसके अंदर मेंशन किए थे, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी की थी, जिसके अंदर उसने जो सर सैयद अहमद ख़ान है उसने जो ग्रीवियसनेस थी वो एक्सप्रेस की थी इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर के जो ब्रिटिश के हवाले से इंडियंस जो हैं वो फेस कर रहे हैं। अब इंडियंस के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों आ जाते थे, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट जो बच्चे हैं, नेक्स्ट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ने पहली जो चीज़ है वो है कि इसने तबीयन कलाम एक बहुत ज़्यादा एक बुक लिखी जिसका इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के अंदर। अब ये तबीयन कलाम क्या थी, इसके अंदर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने राइट डाउन की थी सिमिलैरिटीज़। कौन सी सिमिलैरिटीज़ कि जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में मिलती हैं, क्योंकि जो सर सैयद अहमद ख़ान को प्रो ब्रिटिश बोला जाता था, इस वजह से बच्चे बोला जाता था क्योंकि वो ये कहता था कि ब्रिटिश आर बेटर देन हिंदूज बिकॉज हिंदूज आर नॉट इवन बेटर देन एनिमल्स। कि वो कहते थे कि एनिमल इनसे ज़्यादा बेटर है, ये जो ब्रिटिश हैं वो अहले किताब है, हम उनके साथ खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, इन शादियाँ भी कर सकते हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ तो हम किसी भी सूरत में नहीं मिलते। तो इसमें जो इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी थी उनके जो सिमिलैरिटीज़ थी उसको इस बुक के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने मेंशन किया था। और फिर ऐसे ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद खुद जो है ना वो खुतबात अहमदिया भी इनका एक वर्क है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स है। सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर तहज़ीबुल अखलाक एक बहुत फेमस वर्क है इसका सर सैयद अहमद ख़ान का, जिसमें उसने मुसलमानों का जो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ था उसको एक्सप्लेन किया था एथिक्स में। फिर अंजुमन तरक्की उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए वर्क जो पर्टिकुलर वर्क किया जाए वो इसमें मेंशन किया था। और पर्शियन लिटरेचर को बूस्ट करने के लिए और उसको राइट डाउन करने जो है उसको तरक्की देने के लिए पर्शियन लिटरेचर जो है ना उसको काफ़ी हद तक जो है वो किया था, बूस्ट करने की कोशिश की थी। और उसके बाद जो है सर सैयद अहमद ख़ान और टू नेशन थ्योरी का अगर एक्सप्लेन किया जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान ये कहता था जो पहले लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, हमने पहले भी उन पे बेटा बात की थी, शेख अहमद सरींदी, शाह वलीउल्लाह, अहमद शहीद बरेलवी या हाजी शरीयतुल्लाह जो फ़ैज़ी तहरीक थे, उनका भी पर्पज़ यही था। वो ये कहते थे कि मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज़, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल शेप दी थी उसको एक जो पॉपुलैरिटी दी थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने दी थी। सर सैयद अहमद ख़ान कहता था कि मुस्लिम्स आर सेपरेट एंड एक्सक्लूसिव नेशन, इनकी ये क्या है, ये एक डिज़ायर्ड आइडेंटिटी जो है वो डिज़र्व करते हैं, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनकी हिस्ट्री डिफरेंट है, इनका आर्ट एंड लिटरेचर, वैल्यूज़, बिलीव्स, लिविंग स्टैंडर्ड, कस्टम एंड ट्रेडिशन, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। और जब एक नेशन की किसी दूसरी नेशन के साथ इतना कुछ जो है वो डिफरेंट हो तो वो किसी उसके अंदर मर्ज होकर कैसे रह सकती है। तो जो ये था बच्चे इंफॉर्मेशन इसकी एलिगेंट मूवमेंट की, इसका एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद हम जो एजुकेशन मूवमेंट है कि नेक्स्ट जो मूवमेंट है हम उस पर चलते हैं। एलिगेंट मूवमेंट हो गई। ओके, उसके बाद बच्चे क्या आता है तहरीक देवबंद, ठीक है। जो तहरीक देवबंद था बच्चे ये पता नहीं माउस को क्या प्रॉब्लम है। ओके, तहरीक देवबंद था बच्चे। तहरीक देवबंद के अंदर जो पहला आता है वो दारुल उलूम देवबंद है, ठीक है। इसमें 3-4 जो है वो इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। दारुल उलूम देवबंद। अब जो दारुल उलूम देवबंद था बच्चे, ये क्या था, इट वाज प्रो रिलीजियन इंस्टीट्यूशन था एंड वाज एस्टैब्लिश इन द रिएक्शन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। क्यों उसके रिएक्शन में, अलीगढ़ मूवमेंट के रिएक्शन में बच्चे क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो ये जो इस्लामिस्ट थे या ट्रेडिशनलिस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट था, वो ये कहता था कि जो सर सैयद अहमद ख़ान है उसने टोटली फोकस किया है वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। उसने जो इस्लाम है या रिलीजन है उसको बिल्कुल ही जो है वो उठा के डस्टबिन में डाल दिया, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया। और अगर
अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस करते रहेंगे और हम जो है वो हिंदू और ब्रिटिश को बीट करने के लिए इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते रहेंगे और वेस्टर्न एजुकेशन को जो है वो पढ़ते रहेंगे, तो फिर हमारा इस्लाम और रिलीजन बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। तो इस वजह से दारुल उलूम देवबंद बनाया गया था और इसका जो मेन पर्पस जो था वाज रिवाइवल ऑफ मुस्लिम सोसाइटी रिलीजियसली, क्योंकि वो कहते थे कि वो रिलीजियसली जो मुस्लिम सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिके का शिकार है। अब इस ग्राउंड के इस जो इंस्टीट्यूशन थे उसके ग्राउंड्स क्या थे, ये आइडिया दिया था बाय सर मोहम्मद आबिद ने और इसको तामीर जो किया था वो मौलाना मोहम्मद कासिम ने किया था। इसका जो फाउंडर था ये भी जीके के अंदर या पाकिस्तान अफेयर के अंदर जो है वो एग्जामिनर पूछ सकता है। और क्योंकि एप्रीहेंशन थी उनको रिलीजियस डिके ऑफ द मुस्लिम्स, और दूसरा जो इसका पर्पस था वो था प्रीच ऑफ इस्लाम, ठीक है? तो एक तो इस्लाम की प्रीच करनी थी और दूसरा मुस्लिम्स को रिलीजियसली डिके होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाना था। अच्छा, अब क्या था, ये जो स्कूल था इसके अंदर जो सब्जेक्ट सेट किए गए थे वो एक तो हिस्ट्री सेट किया गया था, देन हदीस, कुरान, अरबिक लिटरेचर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एंड फिक्का। पर्टिकुलर ये टोटली जो थी वो रिलीजियस बैकग्राउंड को देखती थी कि उसमें सारे जितने भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं मुस्लिम्स के, उनके ऊपर फोकस करना है और वही जो सब्जेक्ट्स है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, ठीक है? अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि दो जो ग्रुप्स थे, इंप्रेसिव ग्रुप्स थे, उनकी वजह से प्रेशर आया। पहला जो था वो मदनी ग्रुप था एंड सेकंड जो था वो बच्चे थानवी ग्रुप था। अच्छा, अब जो था वो बेटे मदनी जो ग्रुप था, मदनी ग्रुप प्रो कांग्रेस था और जो थानवी ग्रुप था वो प्रो पाकिस्तान मूवमेंट था। तो जो मदनी ग्रुप था वो ये कहता था कि ये क्या जो पर्टिकुलर एक ट्रेडिशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, जो कि अगर हम ये सोचते रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे और हम जो है वो कभी भी बीट नहीं कर सकेंगे कांग्रेस के साथ। तो हमें वी शुड लाइक कोऑपरेट विद कांग्रेस, हिंदू एंड ब्रिटिश। जबकि जो थानवी ग्रुप था वो ये कहता था कि नहीं, अगर हम अपने वैल्यूज़ को और बिलीव्स को इसी तरह इनके साथ स्टिक रहेंगे तो ये पाकिस्तान जो है वो बनने में या एक सेपरेट आइडेंटिटी होने में हमारा जो है वो साथ देगा। तो इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूशंस था वो प्रेशराइज़ किया गया इन 2 इम्प्रेसिव ग्रुप्स की वजह से। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस पे। नेक्स्ट है नदवातुल उलिमा, ठीक है? अब जो नदवातुल उलिमा था बेटा ये 1894 में बाय मौलवी अब्दुल गफूर और उसके साथ जो दूसरे फेलो बींग्स थे उन्होंने बनाया था। अब आप कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाओ कि पहले हमने बात की थी अलीगढ़ मूवमेंट पे, जिस पे आपने देखा था कि जो अलीगढ़ मूवमेंट आई थी कि मुस्लिम जो थे वो उन्होंने बीट करना था, अपनी अपनी पोजीशन सिक्योर करनी थी और वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर एक्सपर्टी हासिल करनी थी। जबकि उसके बाद तरीके देवबंद जो इंस्टीट्यूशन आया उसका पर्टिकुलर पर्पस रिलीजियस पर्पस था, उसने वेस्टर्न को नहीं देखा। और देवबंद ने जो है वो अलीगढ़ ने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को इतना नहीं किया, फोकस किया, और देवबंद ने वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू को इतना नहीं किया। अब ये जो नदवातुल उलिमा था ये क्या था, दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रिएक्शन ऑफ अलीगढ़ एंड देवबंद मूवमेंट। इट कैरिड कंबाइंड एलिमेंट ऑफ किसके, अलीगढ़ मूवमेंट के, यानी इस्लाम एंड जो है वो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, यू कैन से दैट वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है? तो क्रिश्चियनिटी तो आप नहीं कह सकते इसमें यहाँ पे, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है? तो ये कंबाइंड अलीगढ़ जो था, यानी जो अलीगढ़ था वो फोकस करता था वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर और देवबंद करता था रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर। तो ये जो इंस्टीट्यूशन था इसने दोनों को कंबाइन कर दिया था। इसका जो पर्पस था वो ये था, ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स जो थे वो डिके का शिकार थे, उस वक्त जूझ रहे थे, ओसिलेट कर रहे थे बीच में, दरमियान में, ना वो उनकी कोई आइडेंटिटी रह गई थी, ना कोई प्रोटेक्शन, लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी नहीं था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक एक होपलेस की सिचुएशन थी, ना वो उन्हें समझ आ रही थी कि वो अपने आप को सिक्योर करें, वो ब्रिटिश की तरफ जाए, वट एवर, कैसे वो इतना ज़्यादा वो अपने अपने आइडेंटिटीज़ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये रिफॉर्मेशन करनी थी। दूसरा ये था कि प्रमोशन ऑफ रिलीजियस नॉलेज, जो रिलीजियस नॉलेज था उसकी भी प्रमोशन करनी थी और वेस्टर्न एजुकेशन को भी स्प्रेड करना था। फिर जो है मुस्लिम्स को सोशल लेवल के ऊपर जो है वो रीजनरेट करना था। एथिकली मुस्लिम बहुत ज़्यादा जो है वो डिके का शिकार थे। मुस्लिम में एजुकेशन नहीं थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, सेक्टेरियन जो रीज़न थी वो बहुत ज़्यादा थी, आपस में सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे जिनको अपलिफ्ट करना था। और सेक्टेरियन डिफरेंसेस शिया सुन्नी का जो एक चल रहा था उसको भी करना था, क्योंकि इस चीज़ का एज हमेशा थर्ड पार्टी ने उठाया था। और फिर पॉलिटिक्स से अलॉफनेस फिलहाल बरतनी थी, बिकॉज जो फोकस था वो था एजुकेशन और मॉरली अपलिफ्ट करना था। तो ये इसके पर्पस थे। दूसरी तरफ जो अंजुमन हमायत इस्लाम तामीर की गई बच्चे, उसका पर्पस क्या था, उसके जो ये 24 सितंबर
को लाहौर में तामीर की गई और उसका जो प्रेसिडेंट था वो था खलीफा अब्दुल हमीद, पहला जो प्रेसिडेंट था। दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश टू सपोर्ट द मुस्लिम्स ऑफ पंजाब, कहाँ से, जो हु वाज फेसिंग हॉस्टिलिटीज अंडर द सिख डोमिनेंसी। अब जो पंजाब के मुस्लिम से उस वक्त सिख डोमिनेंसी को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे और एक होपलेस की सिचुएशन फेस कर रहे थे। तो साथ साथ एक ये भी इंस्टीट्यूशन तामीर किया गया कि मुस्लिम्स की एजुकेशन पे हम तब ही जो है वो फोकस कर सकते हैं अगर उनके जो है उनको डोमिनेंसी के अंदर से निकालना होगा, उनके अंदर एक मोटिवेशन और एक सेपरेट आइडेंटिटी और सेपरेट नेशन की जो जज्बात हैं वो भरने होंगे। तो उसके लिए अंजुमन हमायत इस्लाम बनाई गई थी, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था टू काउंटर विद द प्रोपेगेंडा ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे कि वो फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी के अंदर और हिंदू के अंदर। और दूसरा लुक आफ्टर करना था ऑफ मुस्लिम्स ऑर्फन्स, चिल्ड्रन जो यतीम बच्चे बच्चे थे। अब चूंकि उस वक्त ऑर्फन जो ऑर्फन स्कूल्स बनाए गए थे, ऑर्फन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे और वहाँ पे जितने भी यतीम बच्ची बच्चा होते थे उनको फोर्सफुली जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो उनकी लुक आफ्टर करनी थी ताकि उनके जो है बिलीव्स हैं उनको किसी भी किस्म का कोई ठेस ना पहुँचे। और फिर मुस्लिम इंटरेस्ट की भी प्रोटेक्शन ज़रूरी थी और सोशल जो प्रोग्रेस है, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस भी ज़रूरी थी और मुस्लिम्स की यूनिफिकेशन भी ज़रूरी थी, क्योंकि विदाउट यूनिफिकेशन मुस्लिम्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये एक डिफ़िकल्ट था मुस्लिम्स के लिए। अच्छा, उसके बाद कुछ जो पॉलिटिकल स्टेप्स थे बच्चे लिए गए, एक तो ये जो मूवमेंट थी अंजुमन हमायत इस्लाम और जितनी भी जो एजुकेशनल मूवमेंट थी उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अपना वो एक्टिव रोल प्ले किया। और फिर उन्होंने डिफरेंट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, टू नेशन थ्योरी जो जिसके ऊपर फोकस कर सर सैयद अहमद खान ने फोकस किया था, उसको उसके उसको फर्दर जो है वो सपोर्ट देने के लिए और फिर एक जो है उस गर्ल्स स्कूल भी ओपन किया गया और हमायत इस्लाम में लॉ लॉ कॉलेज भी बनाया गया। तो ये जो सारी थी ये जो एजुकेशनल मूवमेंट थी उन सब की जो पर्पस है बच्चे वही था कि मुस्लिम सोसाइटी को एजुकेशनली रिलीजियसली अपलिफ्ट करना था और उसके बाद उसको पॉलिटिक्स में एंटर करना था अपने राइट्स की डिमांड के लिए। अच्छा, अगर बच्चे एग्जामिनर आपसे एजुकेशनल मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछता है तो आपने इन सब को डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंध मदरसा कराची एंड इस्लामिया कॉलेज पेशावर, ये 2 रह गए हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इनको करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चली जाऊँ कि अगर एग्ज़ामिनर आपसे एजुकेशनल मूवमेंट पूछता है, तो आपने इन सब को डिस्कस करना है। अगर वो जस्ट अलीगढ़ मूवमेंट पूछता है, तो आपने फ़ोकस करना है जस्ट अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर, या फिर इनमें से किसी एक को वो पॉइंट आउट करके पर्टिकुलरली पूछ लेता है, तो आपने सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करना है। वो कब इजाद हुआ, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, व्हाटएवर। लेकिन अगर वो सारा पूछ लेता है तो फिर आपको बेटा सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा।